हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू सक्षम स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का इंडेक्स क्या होने वाला है। तो इंडेक्स आज का क्या होने वाला है, यानी कि इंडेक्स का मतलब कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। आज हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और दूसरा है बल, मतलब इसी में सब आएंगे। हम बल पढ़ेंगे और बल के प्रकार पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया। एंड अगला है हमारा टेंशन, जिसे हम तनाव कहते हैं। एंड जो है अगला है फ्री बॉडी डायग्राम, इसे हम FBD बोल देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो आज हम इतना कवर करेंगे। शायद आपको FBD वाला नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ओके, यस, अब दिख रहा है। तो अब जो है हम शुरुआत करते हैं अपना न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसको हम शुरुआत करने से पहले हम कुछ बता देते हैं आपको कि अब आप 11 में आ गए हैं। तो 11 में आ गए हैं, अब आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले अगर आपका 9-10 खराब हो गया है तो 11 में आपका 11th में आपका 9 क्लियर हो जाएगा, 9 के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एंड जो 12th होगा इसमें हमारे 10th के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, सारे डिस्कशन हो जाएंगे। तो जो 9th में हम पढ़ते हैं उसी का एडवांस लेवल है 11, और जो 10th में पढ़ते हैं उसी का एडवांस लेवल है 12। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए हम ले लेते हैं, 9th में था हमारा बल, तो बल का एडवांस लेवल यहाँ पे है। तो अब हम पढ़ेंगे बल, क्योंकि न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम को पढ़ने से पहले बल, तनाव और नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत होती है। तो इसे हम बल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कुछ हम आपको बता देते हैं। जैसे इसे हम न्यूटन मैकेनिक्स भी कहते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसे हम यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि ये आपकी किताब में लिखा है तो मैंने कहा कि इसे आपको लिखा ही दो। जो न्यूटन का गति विषयक नियम होता है इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि न्यूटन गति विषयक नियम को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो चलिए बल को जानते हैं। बल जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, या तो धक्का देगा किसी चीज को, या तो आगे ढकेलेगा, और या तो उससे पीछे खींचेगा। तो ये जो है, ये या तो ये आगे खींचेगा, मतलब कि आगे ढकेलेगा, और या तो पीछे खींचेगा। और इसके साथ साथ उसका या तो गति परिवर्तन करने की, या तो विरामावस्था में तो उसको गति मिलाने की, या तो गति अवस्था में तो उसे और तेज करने की, या तो गति में अवस्था में उसे विरामावस्था में लाने की, या तो प्रयत्न करेगा और या तो उसे ला देगा। जैसे अगर अभी आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, बल वह धकेल, क्या मैंने कहा, धकेल या खिंचाव है। थोड़ा छोटा आपको लिख सकता है जो या तो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। और या तो परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यही तो मैंने अभी समझाया था आपको, और यही शायद आपकी किताब में भी लिखा है
यही आपकी बुक में लिखा है कि बल वह धकेल या खिंचाव है जो या तो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, और अगर नहीं कर पाता है तो परिवर्तन करने की कोशिश जरूर करेगा। इतना आपको नोट कर रखना पड़ेगा कि कोशिश जरूर करेगा। एंड ओके, और अगर आपको इसे छोटे वर्ड में याद करना है तो आप इतना ऐसे लिख सकते हैं, काउज, यहाँ पे लिख देते हैं हम, और काउज ऑफ स्टेट चेंजिंग, यानी कि बल जो होता है अवस्था परिवर्तन के किसी पदार्थ किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का कारण होता है। यदि कोई वस्तु अवस्था परिवर्तन कर रही है तो किसी बल के कारण हो रही है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप पहुंच गए हैं क्लास 11 में, और ये जो है अगर आप आगे जेई करना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से 11th की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, 12th की पढ़ाई उतनी जरूरत नहीं होती है 12th की पढ़ाई। अब ये मैं नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जरूरी होती है उसकी भी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यदि आप 11th में जेई मेन या जेई एडवांस, जेई मेन प्लस जेई एडवांस, और इसी को हम कहते हैं IIT, अगर ये सब करना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसे बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन होता है सब में। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो होता है, अब बल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं मुख्य लिखवा देता हूँ। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंतुलित बल, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में असंतुलित बल। एंड दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम संतुलित बल भी कहते हैं, संतुलित बल। एंड तीसरा होता है, ये हमारा होता है वीक फोर्स, यानी कि इसे हम कर सकते हैं कमजोर बल, या फिर वीक फोर्स ही आप समझो, क्योंकि इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आगे एग्जाम्स निकालने हैं, अगर आपको BA के अलावा और कहीं जाना है तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। वीक फोर्स। एंड अगला हो गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो इसे हम ऊपर लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी तो हम एकदम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसकी बात हम क्लास 12 में करेंगे। एंड जो वीक फोर्स होता है, ये होता है हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक, तो इसे हम केमिस्ट्री में कवर कर रहे होंगे, केमिस्ट्री टॉपिक। एंड मेन बात आती है संतुलित बल और असंतुलित बल। तो इसमें भी प्रकार होते हैं, ऐसा ही नहीं कि खत्म हो गया, अभी इसमें भी प्रकार होते हैं। तो प्रकार में हम देखेंगे तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसमें भी अगला होता है, सॉरी ये ऐसे, एंड अगला होता है हमारा कि इसे हम क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, अभी इसे हम डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम 12 में डिस्कशन करेंगे, क्लास 12 का ये टॉपिक है। एंड अगला है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे इसे आगे कर देता हूँ, ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। एंड अगला जो होगा हमारा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैंने बताया अभी भी कि मैग्नेटिक फोर्स, इसे भी हम 12 में डिस्कशन करेंगे, क्लास 12 का टॉपिक है इसे। एंड संतुलित फोर्स में हमारा होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स में, इसे हम अभी के लिए मिटा देते हैं ये दोनों को, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। संतुलित बल में हमारा होता है, ओके, तो संतुलित बल में होता है हमारा टेंशन, यानी कि तनाव। एंड अगला इसी में अगला होता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा इंग्लिश में, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। एंड ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। एंड अगला होगा स्प्रिंग फोर्स, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग बल। अगला है फ्रिक्शन, क्या है ये, फ्रिक्शन। ओके, तो इतना चीज है जिसमें हम आज बात करेंगे
जिसमें हमें पढ़ना क्या है 11th में, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड अगला पढ़ना टेंशन इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना है, बस। स्प्रिंग फोर्स हमारे आगे के चैप्टर में आएगा, एंड फ्रिक्शन हमारे इसी के जस्ट बाद वाला चैप्टर है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ। नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी इसके पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लेते हैं। ये गड़बड़ हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जाने बिना हम नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुरुत्वीय बल। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें कि जैसे ये हमारा एक अर्थ है, अर्थ का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, हाँ, ये भी नहीं जानते, इसे बताना पड़ेगा। अर्थ मतलब कि पृथ्वी, ये अर्थ हो गया, अर्थ, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ अर्थ, इसका हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर। ओके, क्लियर दिख रहा है? ओके, एंड यहाँ पे ये हो गया सेंटर हमारा। यहाँ पे एक हमारा पिंड है, जिसे हम वस्तु कर सकते हैं या पिंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान जो है m है, एंड ये जो है पृथ्वी जो है अपने सेंटर की तरफ इसे खींचेगी, एंड इधर भी मान लीजिए एक द्रव्यमान यहाँ पे भी m है, तो इसे भी पृथ्वी अपनी तरफ ही खींचेगी। इसका मतलब कि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, और किस बल से खींचती है? W बल से, जिसका मान होता है mg, वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और ये होता है, ये भी W बल होता है, और ये भी होता है W बल, जिसे हम वेट भी कर सकते हैं, जो इस पिंड का वेट भी हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो पिंड चाहे उधर रहे इधर रहे, हमेशा वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है पृथ्वी। ओके, और जी का मान तो कोई बच्चा भी बता लेगा कि जी का मान जो होता है, मतलब कि इसका परिमाण होता है जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पे इसे सरलता के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। एंड एक सूत्र हमारा हो जाता है F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। ये तब होता है जब हमारा इस पिंड का और पृथ्वी के सेंटर का दूरी पक्की हो, तब ये होता है, दूरी निश्चित हो तब ये होता है। एंड जी का मान कोई भी बता लेगा, बच्चा भी बता लेगा, ये 6.67 इंटू 10⁻11 ये होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं हिंदी में। तो अब बारी है नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पे ये एक सरफेस है, इसे आप दर्पण मत समझ लीजिएगा, ये एक सरफेस है, जैसे ये भी एक सरफेस है, वो भी एक सरफेस है, कोई सतह है। तो ये यहाँ पे एक m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ, इस पे कौन से बल लग सकते हैं? इस पे जो लंबवत बल लगता है पृथ्वी द्वारा, इसे ही हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलता है, एंड पिंड द्वारा भी पृथ्वी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, एंड एक भार और लगता है इसके ऊपर, जो कि W लगता है, ये आप सब जानते हैं कि जो कि mg लगता है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ में आ गया, जो कि लंबवत बल जो लगता है उसे ही हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक लंबवत बल लगाती है जिसके द्वारा ये भी रिएक्शन देता है। ये आप तीसरे रूल में पढ़ोगे, रिएक्शन एंड एक्शन का। अब अगला हम पढ़ेंगे टेंशन, जिसे हम तनाव कहते हैं हिंदी में, और इसे आप टेंशनल बल भी कर सकते हैं, तनाव बल। और एक मतलब कि एक किसमें होता है, या तो कोई स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग मतलब कि डोरी, इसमें कुछ तनाव होता है, तो इसी को हम तनाव कहते हैं। एंड या फिर रेड हो गया, रॉड हो गया, एंड चैन हो गया, साइकिल का चैन तो देखा ही होगा, उसमें भी तनाव होता है। एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट, यानी कि जो टेंशन होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट होता है। यानी कि कोई भी, जैसे यहाँ पे m द्रव्यमान है, यहाँ पे ये एक सरफेस है, मतलब कुछ भी आप इसे मान लीजिए। ओके, ये सरफेस है, एंड यहाँ से एक कोई भी डोरी मान लीजिए, या फिर स्ट्रिंग मान लीजिए, स्ट्रिंग ना, नॉट स्प्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी। तो यहाँ पे एक m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का पिंड है, एंड नीचे है mg लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है बॉस, यानी कि अर्थ, यहाँ पे अर्थ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन को ज्ञात करने का एक सिंपल ट्रिक है,
यहाँ इस द्रव्यमान का जो ये द्रव्यमान रखा है इसका अगर टेंशन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बैठेंगे एंड यहाँ से यहाँ पे छाता खोल देंगे। छाता खोलना मतलब कि यहाँ से ऊपर की ओर एरो, कोई ऐसा एरो नहीं होना चाहिए जो कि इसकी तरफ मुंह करे, इसके अलावा मुंह करे, यानी कि ये एक द्रव्यमान है तो इसके ऊपर करे नीचे करे, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, इसका जो नोक होता है ये इस तरफ रहना चाहिए, यानी कि उसके अपोजिट साइड रहना चाहिए, उसके साइड नहीं रहना चाहिए इसका नोक। तो ये हो गया हमारा टेंशन, यानी कि आप तनाव समझते होंगे, कोई भी चीज जो तने ऐसे जो इसे हम इस तान रहे हैं तो इसे हम तनाव कहते हैं। इसमें कितना तनाव होगा तो वही हम तनाव समझते हैं। तो अगला हम देखेंगे, अच्छा तनाव में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक यहाँ पे एक सरफेस है एंड एक यहाँ पे सरफेस है एंड यहाँ पे एक एम द्रव्यमान का पिंड है। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे एम द्रव्यमान का पिंड है और यहाँ से एक स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि कोई डोरी आप इसे समझ सकते हो, एंड नीचे जो है ये mg बल लगता है जिसे आप सब जानते हैं। एंड यहाँ से अगर टेंशन हमें निकालना हो, सबसे पहले यहाँ बैठो, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ से ही उस तरफ मुँह रहे हो तो इस तरफ मुँह ही करके खोलिए। इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, मतलब कि अगर आप जिस चीज़ के लिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जिस वस्तु के लिए तनाव आप निकालेंगे तो उसकी तरफ उस तनाव का कोई मुंह नहीं होना, मतलब कि उसका मुंह नहीं रहना चाहिए। इस पे तनाव निकालेंगे तो इस पे तनाव निकालेंगे तो इस तरीके से, इस पे तनाव अरे इस पे क्यों तनाव निकाल रहे हो, इस पे तनाव, ये तो एक फोर्स है, इस पे तनाव नहीं निकालना है। और ये एक पृष्ठ है तो यहाँ पे इस तरीके का तनाव, इसका तनाव निकाल रहे हैं, ना कि हम इसका तनाव निकाल रहे हैं। इसके तरफ मुंह है लेकिन हम इसका तनाव निकाल रहे हैं, ना कि इसका। तो इसका तनाव निकालेंगे तो इस तरफ हम मुंह करेंगे, इसका तनाव निकालेंगे तो इस तरफ। बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से तनाव होगा तो यहाँ पे T1 होगा तनाव, यहाँ पे भी T1 होगा, क्यों होगा, एंड यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे भी T2 होगा। अगर डोरी सेम है, दोनों में डोरी तो सेम है इसलिए उसका तनाव भी सेम होगा। एंड अगर डोरी चेंज है, यहाँ से दूसरी डोरी लग गई ना, इसमें बांधा इसमें बांध दिया, दोनों दूसरी डोरी होगी, डोरी चेंज है इसलिए यहाँ पे T2 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं T2 हो गया। ओके, अब आप समझ गए होंगे टेंशन। अब एक होता है FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। इसे हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, एक ऐसे कोई पिंड है, पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके का है ये, या फिर इसे ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जो इसके पहले वाला एग्जांपल था। ये एक सरफेस है एंड इसके पीछे ये एक है एम द्रव्यमान वाला, तो एम द्रव्यमान वाला है यहाँ पे, तो ये जो होगा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये नीचे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एंड यहाँ पे एक हमें लगेगा mg फोर्स। अब याद रहेगा आपको, लेकिन mg आपको लिखना ही पड़ेगा, mg आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे mg हो गया एंड यहाँ पे अगर इसका हम FBD बने, फ्री बॉडी डायग्राम, तो m को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे इस आपको शायद दिख रहा है, ओके दिख रहा है। अगर इसका हम FBD फॉर्म बनाएंगे तो इस तरीके से हम m लिखेंगे एंड यहाँ पे m लिख देंगे, इसका जो भी द्रव्यमान है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एंड ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, किसी कारण बस इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम दिखाना। तो इसके ऊपर एक यन लग रहा है एंड इसके नीचे एक mg लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स, एंड यहाँ पे एक n नहीं, यहीं पे आपने गलती कर दिया, ये यन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यन इसने लगाया, इसने जो फोर्स लगाया यहाँ पे वो नहीं दर्शाया जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि इसको वो नहीं दर्शाएगा, ये इसका रूल होता है, इसके ऊपर जो बल लग रही है वही दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये m1 हो गया एंड एक द्रव्यमान और था m2, तो इसके ऊपर भी वही सेम लगेगा mg, इसके ऊपर भी एक n लगेगा एंड ऊपर भी एक n लगेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m2 एक लिख देंगे, यहाँ पे भी m1 कर देंगे, तो क्या बनेगा, ऊपर एक n लगेगा इसके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि यन ये बल, ये पिंड लगा रहा है, नहीं, ये जो यन है ये एक पिंड, ये पिंड नहीं लगा रहा है, ये धरती लगा रही है, यानी कि पृथ्वी लगा रही है एंड यहाँ पे नीचे एक mg होगा। ध्यान से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ मत लगा देना। ओके, ये FBD भी कंप्लीट। तो इतना प्रपंच करने के बाद हमारा शुरू हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सी। यहीं से आप समझ लिए होंगे कि इसका क्या लॉ है, कि आपने 9 में अगर पढ़ा होगा तो आप यहीं समझ लिए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, ये नियम क्या कहता है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो इनर्सिया होता है इसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व मतलब कि कहीं पे अगर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना, उसी अवस्था में लगे रहेंगे, उससे हटेंगे नहीं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, यदि कोई वस्तु
विरामावस्था में है, यानी कि रेस्ट में है, तो उसी अवस्था में रहना चाहता है, वो गत्यावस्था में नहीं आना चाहता है। यदि कोई उस पर बाह्य फोर्स न लगा हो तो उसकी स्टेट चेंज, यहाँ पे लेता हूँ, ये एक वस्तु है एंड ये है हमारा रेस्ट में, तो इस पे जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो इसका जो होगा स्टेट चेंज नहीं होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। और यदि ये इसमें गति की अवस्था में हो जाए, गति की अवस्था यानी कि मोशन में हो जाए, तो भी इस पे अगर बाह्य बल नहीं लगा तो इसकी स्टेट चेंज नहीं होती। अब आप सवाल करोगे सर पहिया चलता रहता है, वो क्यों रुक जाता है? यदि कोई ऐसे पहिया है, वो चल रहा है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है, उस पर घर्षण बल लगा है, पृथ्वी के द्वारा उस पर घर्षण बल लगाया जाता है, जिसके कारण पहिया रुक जाता है। तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट। फर्स्ट लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये समझिएगा। यदि हमारा इस पे बल 0 लगा है तो ये इसका स्टेट परिवर्तन नहीं होगा, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हमें ये दिया है एक सरफेस से जैसे लटका हुआ है एक डोरी के समान, डोरी की सहायता से ये 2 द्रव्यमान वाला पिंड लटके हैं एंड ये 2 डोरी है जिसमें अलग तरीके के तनाव हैं। तो इसमें क्वेश्चन वो पूछा क्या है कि फाइंड P इन बोथ स्ट्रिंग्स। इन द ऐसे नहीं, ये कोष्ठक में दिया है, स्ट्रिंग्स के बाद क्वेश्चन दिया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि जो डोरी है, जो कि कहीं भी आप देखेंगे डोरी का भी कुछ द्रव्यमान होता है, डोरी का द्रव्यमान हम नगण्य मानेंगे, डोरी का द्रव्यमान 0 होगा। ओके, तो डोरी का जो द्रव्यमान होगा वो 0 है, उसे 0 मानते हुए हमें P निकालना है एंड G का मान हमें दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी अगर आपको कुछ कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं तो आप क्वेश्चन पूछ करिए एंड खुद से लगाने की ट्राई कीजिए। तो आप लगाएंगे हम, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसी में आप सीखेंगे कि इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, 2 kg के लिए। इस तरफ बनाते हैं, इस तरफ थोड़ा जगह है, इस तरफ बनाएंगे क्या, 2 kg के लिए। ये 2 kg वाला द्रव्यमान है एंड इसके ऊपर जो है दोनों T निकालना है ना, हमें T निकालना है एंड T1 निकालना है। सबसे पहले हम T1 निकालेंगे, 5 kg वाला लेते हैं। 5 kg वाला लेंगे तो 5 kg में क्या बोल रहा है, इसके ऊपर एक तनाव लग रहा है T1 जो कि 2 किलोग्राम के सहायता से लगा हुआ है, डोरी की सहायता से लगा हुआ है एंड नीचे एक लग रहा है mg फोर्स लग रहा है एंड ओके, बस इतना ही लग रहा है, mg नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ mg नहीं, यहाँ हम 5g लिखेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिर नहीं रहा है, इसका मतलब कि पृथ्वी का mg एंड T1 दोनों बराबर हैं। यदि कोई इस तरफ है, उसी की जस्ट विपरीत दिशा में कोई है तो दोनों बराबर होंगे, ये ट्रिक है। लेकिन अगर इसका लॉजिक समझना है तो लॉजिक मतलब कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान था mg एंड इसका टेंशन था T1, दोनों इसको संतुलित किए हुए हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं आपस में। T1 बराबर 5g, तो g का मान हो गया हमारा 10, T1 बराबर हमारा हो गया 50 एंड अब T2 निकालना है। थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ओके, अब T2 कर लेता हूँ। तो T2 करने के लिए T2 का 2 kg हो गया, 2 किलोग्राम एंड ऊपर क्या लगा T, नीचे क्या लगा T1 एंड नीचे क्या लगा mg भी तो लग रहा है साथ में, T1 भी लग रहा है mg भी लग रहा है। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे mg। ओके, तो यहाँ पे एक mg लग रहा है, mg नहीं लग रहा है, ये असल में 2g लग रहा है एंड इसके लिए हमारा क्या होगा, T बराबर 2g भी कर सकते हैं, लेकिन हम T1 करेंगे। सॉरी, T बराबर दोनों ने किया है ना इसे, तो 2g प्लस T1 होगा, 2g प्लस T1, तो T बराबर हो गया 2 × 10 यानी कि 20 एंड प्लस T1 यानी कि 50, जो कि हमारे यहाँ से आंसर आया था। तो T बराबर हमारा हो गया 70, 50 × 70 हो गया हमारा एंड ये हमारा हो गया आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये दोनों हमारे हो गए आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आधा तो आपका ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो ये स्ट्रक्चर में दिया है एंड यहाँ पूछा है T बराबर क्या होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एंड T बराबर क्या होगा पूछा है, जो कि द्रव्यमान लेस है, मास लेस, जिसमें द्रव्यमान नहीं है। ठीक है बात, तो इसका पहले हम टेंशन निकालेंगे। T1 हो गया, इधर भी T1 हो गया, इधर T2 हो गया, इधर भी T2 हो गया, चूंकि स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम एंड यहाँ पे T2 हो गया एंड यहाँ पे 37 डिग्री कोण दिया है
एंड यहाँ पे तो ये जेड बना रहा है, एकांतर कोण जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या हो रहा है कि जेड बना रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तक जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, यानी कि मैं आगे बढ़ा लिया था और वीडियो जो है पुश हो गई थी, और मैंने आगे थोड़ा बढ़ गया था मैं, तो उसी में थोड़ा वीडियो पुश हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि फिर से आपको वहीं से जहाँ से मैंने शुरू किया था, मतलब कि जहाँ से वीडियो पुश हुई थी वहीं से मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ। तो इसीलिए आपको ये सब चेंज लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मैंने फिर से लिख दिया है। तो इसमें दरअसल हुआ क्या था कि T1 ये T1 था, यहाँ पे भी T1 था, यहाँ पे भी T2, यहाँ पे भी T2, एंड यहाँ पे जो जेड बन रहा है यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे 37 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 37 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो जेड जो बन रहा है ये 37 डिग्री हो गया यहाँ पे। एंड अब हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लेंगे एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो रहा है T1 लग रहा है, सॉरी हाँ ओके T1 लग रहा है, यहाँ से T1 लग रहा है, ये T1 फोर्स लग रहा है, एंड यहाँ से ये जो लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये 37 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच एन है, एंड इस तरफ जो है ये T2 लग रहा है, एंड जो है नीचे की तरफ जो लग रहा है हमारा ये mg लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो n है इसे हम हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं T2, सॉरी T1, ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ओके हाँ चलेगा, T1 cos 37, एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं एक, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसे बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा डॉट में दिखा दें, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा T1 sin 37। ओके, एंड हम कर सकते हैं नीचे जो ये mg है ये 5g हो जाएगा, क्योंकि ये जो द्रव्यमान था हमारा ये 5 दिया हुआ था, ये 5 kg दिया हुआ था, एंड इसे भी हम लिख सकते हैं 5 kg। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 बराबर, सॉरी T2 बराबर T1 sin थीटा sin 37। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इधर का बल जो है ये वाला बैलेंस कर रहा है। अब इसमें आप कन्फ्यूजन होगी, बताएं क्यों, ये शायद आपके में पूरा नहीं आ रहा है, ये अब पूरा आ रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो T2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो इस तरफ से T2 का बल लग रहा है, वो इस तरफ से T2 T1 sin 37 जो है वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस करने में तो दोनों बराबर होंगे, तो T2 बराबर हम T1 sin 37 लिख देंगे। अब इसका एक लॉजिक होता है, ट्रिक इसे हम कर सकते हैं, जो इसके सामने वाला बल होगा उसके विपरीत वाले बल के बराबर होगा, यही आप लिख सकते हैं T2 बराबर T1 sin 37। तो T1 बराबर, अब एक को आपको याद रखना पड़ेगा, एक ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये ट्राइंगल जिसमें 37 डिग्री इधर होता है एंड इधर 53 डिग्री होता है, एंड ये 90 डिग्री होता है, ये तो आप भी जानते हो। ये वाली भुजा 3, ये वाली भुजा 5, ये वाली भुजा 4 होती है। तो sin 37 बराबर क्या होगा, sin 37 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा कट, यानी कि 3/5, 3/5 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आप कैसे याद रखेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, 37 और 53 वाला ट्राइंगल जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, मैं आपको तो ट्रिक बताता हूँ, बस आपको एक कोड याद रखना है, 37 और 53। 37 के सामने होता है 3 एंड 53 के सामने होता है, क्योंकि सॉरी फिर से 37 होता है सामने 3 एंड 53 के सामने होता है 4, बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंड जब यहाँ 53 आए तो यहाँ पे आप 4 लिख देना एंड यहाँ 3 लिख देना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये ट्राइंगल आपको याद करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे sin 37 का मान हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखें कि T1 बराबर इतना हमने निकाल लिया, तो यहाँ ये होगा हमारा पहला समीकरण। ओके, एंड जो 5g बराबर हो जाएगा, ये जो 5g है इसको बैलेंस कर रहा है, तो 5g बराबर हो जाएगा T1 cos 37, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि T1 इंटू 4/5, क्योंकि cos आधार पर टिकट होगा तो उसी हिसाब से हो जाएगा, एंड बराबर में T1 सॉरी 5g 5 इंटू 10। तो अब यहाँ पे T1 बराबर हम कर सकते हैं 5/10/5/4। ओके, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, हम क्लियर दिख रहा है ना ये, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 हम 25 पंचे 125, ये हो जाएगा हमारा 125/2, इतना आ जाएगा हमारा न्यूटन। एंड जो है इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, T1 की वैल्यू को। तो इसका जब समीकरण 1 में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया था, इसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ओके हो गया, तो इसका हम समीकरण 1 में रखेंगे तो T1 का मान क्या होगा, T1 बराबर हमने लिखा था
T2 बराबर U2 हो गया, T2 बराबर है T1 इंटू 3/5। T2 बराबर क्या होगा, T1 यानी कि 125/2 इंटू 3/5, 25 पंचे 125 एंड 25 75, T2 बराबर 75/2 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर एंड ये हो गया हमारा T1 का आंसर। दैट्स ऑल, ये हमारा T1 का आंसर, T2 का आंसर। यही हमें पूछा था, T बराबर यही हमें पूछा था और यही मैंने निकाल लिया। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, वेरी थैंक यू तो जुड़े रहने के लिए एंड तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसका जो है बेसिक आपने क्लास 9 में पढ़ लिया था और ये आपने एडवांस थोड़ा पढ़ा है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।